नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर। और आज हम लोग समझेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। ये एक छुपा हुआ फाइनेंशियल रिस्क होता है। क्या आप कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करते वक्त कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं? अगर नहीं, तो ये हो सकता है कि आप एक बड़े रिस्क को इग्नोर कर रहे हो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट, क्यों ये एक इम्पॉर्टेंट है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़े शौक बन सकते हैं या बन गए बहुत सारे केसेस में। चलिए शुरू करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं या शायद नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेम कि एक स्पेसिफिक इवेंट होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी पे टैक्स का केस चल रहा है। अगर केस हार गई तो उसको फाइन या पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर अगर जीत गई तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी। यही है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब चलते हैं टाइप ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंपनीज के लिए कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं, हर कंपनी में थोड़े बहुत बुक्स के ऊपर आपको दिखाई देगा। टाइप्स में चलते हैं। सबसे पहले लीगल केसेस, कंपनी पे चलने वाले कोर्ट केसेस या लीगल डिस्प्यूट्स। टैक्स डिस्प्यूट, गवर्नमेंट के साथ कुछ टैक्स रिलेटेड केसेस। लोन गारंटी, किसी और की लोन गारंटी दी है, अगर बोरोवर फेल हो गया तो लायबिलिटी आ सकती है आपके सर के ऊपर। सपोज करिए मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, टायर की कंपनी चला रहा हूँ, और आप समझ लीजिए कोई नमकीन की कंपनी चला रहे हो। मेरा आपके कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सब्सिडरी भी नहीं है आप मेरे। यहाँ पे एक जस्ट एक फ्रेंडशिप में मैंने गारंटी आपको लिख दिया और बैंक ने आपको लोन दे दिया। अगर आपकी कंपनी डिफॉल्ट करती है तो बैंक तो सीधा मेरे ऊपर आएगी ना। तो आपका जितना भी लायबिलिटी है वो मेरे लिए अभी तो मेरे एनुअल स्टेटमेंट में एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, बट वो एक रियल लायबिलिटी बन सकती है। अगर आपकी कंपनी फेल हुई तो बैंक को तो रिकवरी चाहिए एट एनी कॉस्ट। चलिए, फोर्थ ऑप्शन है वारंटीज एंड प्रोडक्ट क्लेम्स। कस्टमर को दिए गए प्रोडक्ट वारंटीज या इंश्योरेंस क्लेम्स, ये हो जाता है, ये भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज में आता है। ओके, अब चलते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें इस पे ध्यान क्यों देना चाहिए? ये क्योंकि एक हिडन रिस्क होता है, ऑफ द बैलेंस शीट होता है, ये आपको बैलेंस शीट या कैश फ्लो या इनकम स्टेटमेंट पे नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको हिडन रिस्क बोला जाता है। ये लायबिलिटीज पर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। ये आपको ध्यान देना है। कैश फ्लो इम्पैक्ट, अगर लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन गई है तो ये कंपनी के कैश फ्लो और प्रॉफिट दोनों गिरा सकती है। डेब्ट इंक्रीज, कभी कभी यहाँ लायबिलिटीज इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी नए लोन्स लेने पड़ते हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव एग्जांपल, कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑलरेडी एसेट कम है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, कैश फ्लो में पैसे नहीं है, कैश में भी कुछ पैसे नहीं है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी भाई साहब ने दे दिया है 6-7 हज़ार करोड़ का, मतलब अपने से रिस्क से ज़्यादा कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑलरेडी बुक पे दिख रही है। ये एक रिस्क हो सकता है जो आपको स्टॉक लेने से पहले ज़रूर एक नज़र मार लेना चाहिए, और खोल के एनुअल स्टेटमेंट में जाके, इधर उधर नेट पे नहीं सर्च करना चाहिए, इधर उधर नहीं, एनुअल स्टेटमेंट खोल के देख लेना चाहिए कि कंट्रोल F करिए और कंटिंजेंट लायबिलिटीज टाइप कीजिए और देख लीजिए कि भाई साहब उसको कंटिंजेंट लायबिलिटीज किस किस चीज़ का है। अगर उसने बेफालतू का रिस्क ले लिया है, तीर ले लिया है और लोन फॉर्म गारंटी देके, तो ये एक बैड है। चलिए अब चलते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ। मैंने सर्च किया था तो टाटा स्टील यूके पेंशन फंड लायबिलिटी, टाटा स्टील ने ब्रिटिश का एक्विजिशन, ब्रिटिश का कहाँ गया, हाँ, ब्रिटिश स्टील का एक्विजिशन किया था पहले, जिसमें एक बड़ा पेंशन लायबिलिटी का इशू था। इस वजह से कंपनी को कैश फ्लो मैनेजमेंट और लायबिलिटीज एडजस्ट करनी पड़ गई थी। और सेकंड, ओएनजीसी टैक्स डिस्प्यूट था। ओएनजीसी पे गवर्नमेंट ने पास ड्यूज क्लेम किया था जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, पर ये लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती तो ओएनजीसी को प्रॉफिट से बड़ा इम्पैक्ट होता। इन्फोसिस पे इनकम टैक्स का केस, इन्फोसिस पे भी अगर आप जाएंगे एनुअल स्टेटमेंट में तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रूप में डिस्क्लोज किया गया है। आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो मैंने फोर्थ एग्जांपल डिसाइड किया लेने का, वो है नुआमा का। अगर आपको मैं स्क्रीनर पे लेके चलूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नुआमा को यहाँ पे
नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है, किसी को नहीं मालूम हो तो यहाँ पे आप कंटीजेंट लाइबिलिटीज देखिए 6236 का है, 6236 करोड़ का कंटीजेंट लाइबिलिटीज ये अपने बुक पे लेके बैठी है, ये यहाँ पे। ओके, सो ये 6236 का कंटीजेंट लाइबिलिटीज बुक पे लेके बैठी है। अब इनको आप देखिए, इनका टोटल एसेट कितना है 22,000 करोड़, रिजर्व कितना है सिर्फ 3122, ऑलरेडी डेब्ट टू इक्विटी 2.48 है। ओके, यानी ऑलरेडी लेवरेज है, कंपनी बोरो पे चल रही है। ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने देख ही लिया कि कितने हाईली रिस्क पे है कंपनी। सॉरी, क्लोज। सो अब अगर इसके कैश फ्लो पे आप अगर ध्यान देंगे तो अगर आप इसके कैश फ्लो पे देखिए, सबसे पहले जो मैं चीज दिखाना चाहता हूं नुआमा के केस में, आप यहां पे इसके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज देखिए। करंट एसेट 22,125 और करंट लायबिलिटीज 19,171, मतलब वर्किंग कैपिटल का इशू। ओके, सो इशू तो नहीं बोल सकते, बट हाँ दे आर वेरी क्लोज। मतलब अगर कोई कंपनी अगर वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रगल कर रही है, सो दैट्स द फर्स्ट टाइम। सो ये वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रगल कर रही है। सेकेंड चीज अगर आप देखें तो प्रॉफिट इनका कितना बन रहा है, तो अगर आप एनुअल स्टेटमेंट में जाएंगे, सो एनुअल स्टेटमेंट में आप अगर जाएं तो मार्च 2024 एंडिंग में नेट प्रॉफिट था 625 करोड़, अभी ईयर टू डेट 911 चल रहा है। तो अगर हम मार्च 2024 का ही लेके चले, सो 625 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, तो कैश फ्लो में कितना आया, तो कैश फ्लो में अगर हम जाएंगे तो -1658 है, यानी सारे पैसे रिसीवेबल में फंसे हैं, चाहे इधर उधर फंसे हुए हैं। ओके, सो रिसीवेबल में 236 फंसे हैं, मतलब कंपनी कन्वर्ट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कन्वर्ट पाई, इसका मैं सीधा आपको दिखाता हूं। आप इसका इनकम स्टेटमेंट पे अगर जाएंगे तो इंटरेस्ट का बर्डन देखिए, 911 प्रॉफिट तो किया है इसने, नेट प्रॉफिट तो किया है, लेकिन इंटरेस्ट का बर्डन देखिए 790। क्यों, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स ये कंपनी निगेटिव कैश फ्लो कंपनी है। सो इसीलिए आपको निगेटिव कैश फ्लो कंपनी प्लस कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो यहाँ इस चैप्टर में दो चीज मैं कवर कर पा रहा हूँ आपको। कैश फ्लो भी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और कंटीजेंट लायबिलिटीज भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों कोरिलेटेड है। अगर कोई कंपनी कैश ही जनरेट नहीं कर रही है और कंटीजेंट लायबिलिटीज लेके बैठी है, सो दैट्स अ वेरी बैड वार्निंग साइन। सो अब चलिए देखते हैं। सो आपने समझा ना कि 911 कंपनी का नेट प्रॉफिट है, 911 एनुअल था ना ये, हाँ ये क्वार्टरली है। सो ये 911 नेट प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट भाई साहब को लग गया कितना 790, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, ये माइनस ये 200 कुछ बचा, और जितना बचा उतना ही इनके रिसीवेबल में पैसा फंसा हुआ है। अब कैश फ्लो में अगर आप जाएंगे तो रिसीवेबल्स में उतना ही पैसा फंसा हुआ है, तो सब कुल मिला के पेबल्स भी 1908 का अभी इनका पेंडिंग देना बाकी है, मतलब पेबल्स भी नहीं दिया इन्होंने अभी तक। सो ये मैं नहीं बोल रहा कि खराब कंपनियां ये कंपनियां, मैं जस्ट आपको एक स्टेटमेंट को रीड करना और उससे कुछ क्रक्स निकालना वो बता रहा हूँ। सो CFO टू पैट अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो टू पैट मतलब कितना जा रहा है, -611%, 265%। अब क्यों, अगर किसी कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव है तो सरवाइव कैसे करेगी, ऑब्वियसली आपको ऐसे कंपनियों का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर किसी का निगेटिव है तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखना पड़ेगा, CFA, सो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो अब आप ये देखेंगे तो इनका हमेशा ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बोरो कर रही है। 2001 प्रोसीड फ्रॉम शेयर 706, ये था QIP इनका, QIP किया इन्होंने, प्रोसीड फ्रॉम बोरोविंग, बोरो भी किया इन्होंने, दोनों चीज किया, और फिर एक रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग किया। सो कहने का मतलब कि ये इस साल भी बोरो किया। अब देखिए यहाँ पे भी 2022 में फिर से 2000 इतना इन्होंने बाई किया। क्यों, क्योंकि वो निगेटिव है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निगेटिव चल रहा है, तो यहाँ इनको बाई बोरो करना पड़ रहा है। अब सेम 2023 में सेम सिनेरियो, अगेन दे बोरोड। सो 2024 अगेन दे बोरोड, बिकॉज दे हैव टू रन द कंपनी, कैश तो चाहिए कंपनी रन होने के लिए। सो कैश कहाँ से आ रहा है, बार बार इन्होंने ये बोरो कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ कि इतना अच्छा प्रॉफिट करने के बाद भी, 911 प्रॉफिट करने के बाद भी, और इतने अच्छे OPM के बावजूद भी लास्ट में इनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, सब पैसा इंटरेस्ट में निकल जा रहा है।
और प्लस क्या, अब इनके एसेट बुक पे अगर आप जाओगे, बैलेंस शीट पे अगर जाओगे आप, तो बैलेंस शीट पे बोरोइंग बहुत ज़्यादा दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। टोटल एसेट में बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, ये देखिए 7,800 इतना, तो इतना तो बोरोइंग है। और इनके एसेट कितना है इनके पास, अपना शेयर कैपिटल रिजर्व मात्र 3,200 करोड़ के आसपास। सो ये है। और कैश एंड बैलेंस पे भी अगर आप जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि फाइनेंसिंग से उठा रहे हैं तो वही पैसा कैश में जा रहा है, सो वो देखना राइट भी नहीं है। ओके, सो ये था एक मैंने, हाँ अब मैं सॉरी, हम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में थे, तो मैं इसका एनुअल रिपोर्ट्स आपको खोल के दिखाता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024 का। और वहाँ हम लोग डिटेल में चलते हैं कि ये इन्होंने जो 6,200 करोड़ का कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ लिया है, ये आखिर लिया क्यों है। एक मिनट, इसको डाउनलोड होने दीजिए, सॉरी। इसमें इनका जो था ना, पेज नंबर 351 में था कंटिजेंट लायबिलिटीज, मुझे याद है, आप कंट्रोल F करके भी सर्च कर सकते हो। ओके, 351। अब 351 में अगर आप जाएंगे, यहाँ देखिए कंटिजेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे इन्होंने सब एक्सप्लेन कर रखा है कि इतना इतना लेंडिंग पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी अमाउंटिंग टू 684, और ये बाकी सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है क्यों इनको कंटिजेंट लायबिलिटीज़ हुआ है। और क्या इन्होंने कंपनी, यहाँ देखिए डी सेक्शन में, कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड कॉर्पोरेट गारंटी टू द बैंक फॉर सिक्योरिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द बैंक डिवेंचर्स, और ये कंपनी एसोसिएटेड, ये जो भी है, ये इन्होंने करके रखा है। और ये है, कंपनी हैज़ स्पॉन्सर द कैपिटल कमिटमेंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना प्रीवियस ईयर ऑफ इतना। इन्होंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, और कुछ ये सब, इनको क्यों ये लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे आप डिटेल में आराम से बैठ के कभी भी पेज नंबर 351 में पढ़ के और आप समझ सकते हैं, क्रक्स निकाल सकते हैं कि क्यों इन्होंने इतना लायबिलिटी सर पे लिया है। ओके, ये था हमारा ये कंटिजेंट लायबिलिटी पे एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया, और कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसको ब्रेकआउट करते हैं, और कैसे उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सॉरी। और आप अपने डे टू डे एनालिसिस में एनुअल रिपोर्ट खोल के कंटिजेंट लायबिलिटी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ज़रूर इसको एनालिसिस कीजिए। और हमेशा कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के नोट्स के अकाउंट्स में चेक करें, और क्यों है ऐसा, क्यों है, क्यों किया। और ये था दोस्तों एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और नए इन्वेस्टिंग इंसाइट्स के लिए चैनल पे बने रहें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और थैंक यू सो मच।